आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी, श्रीमती प्रिया साइगल और आज के कार्यक्रम की एक प्रकार से उत्सव मूर्ति डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी, जिन्होंने ये संकलन करने का काम किया है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज मेरी पार्टी ने कुछ वक्ता एब्सेंट होने की कारण मुझ पर थोड़े कार्यक्रम और थोप दिए, तो मैं थोड़ा आप सभी के बीच में देरी से आया हूं। कारण जो भी हो, मैं देरी से आया हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा की अपेक्षा भी रखता हूं और क्षमा की प्रार्थना भी करता हूं। आज यहां पर हमने एक पुस्तक का विमोचन किया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के ये 10 साल सच अर्थ में एक युग के अंत करने वाले हैं और एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। और जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये मोदी के 10 साल के शासन को मोदी जी के कटु से कटु आलोचक ने भी स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता है। जब 2014 में अस्थिरता से युग से भारत की जनता ने देश को एक नए युग के अंदर प्रवेश करा, 3 दशक के बाद एक स्थिर सरकार दी और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। लद्दाख की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती, कन्याकुमारी की भी जीती, द्वारिका की भी हम सीट जीते और ओडिशा आसाम में भी विजय हुआ। तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय हुआ। इसके कई लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले, कई लोगों ने अलग अलग मायने निकाले, परंतु गार्डियन अखबार में किसी एक सज्जन ने बहुत सटीक अवलोकन दिया था, मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, परंतु अंग्रेजियत से भारत को आजादी 2014 में मिली है, वो मोदी जी के आज में। और उन्होंने कहा कि आज से भारत की स्वतंत्रता का युग शुरू हो रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से शुरू नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हम एक लंबे गुलामी के कालखंड को समाप्त कर आजाद हुए। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में हैं। हमारी सभ्यता ने चाहे विचार को अपनाना हो, चाहे विदेशी नागरिकों को अपनाना हो, चाहे भाषाओं को स्वीकारना हो, हमारी सभ्यता हमेशा खुलापन रहा है। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं
जहां पर दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी एक छोटे से जहाज में संजान बंदर पर पारसी भाई बहन आए थे और वो आज भारत के अंदर अक्षुण्णता से रह रहे हैं। इन पर कोई प्रकार के इनके अधिकारों पर एंक्रोचमेंट नहीं हुए। और पारसियों ने भी उस वक्त वादा किया था कि हम दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे, कोई विवाद बखेड़े करे बगैर अपना अस्तित्व बनाए हुए भारत के हर क्षेत्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का काम पारसियों ने किया है। अगर भारत को समझना है, भारत की सभ्यताओं को समझना है, तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर समाहित कर कर अपनी सभ्यताओं को मॉडिफाई करते हुए आगे अपनी यात्रा की। और भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसमें अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक बोलियां और अनेक धर्म एक साथ अपना सह अस्तित्व और सम्मान बचाते हुए देश के विकास की यात्रा में आगे बढ़े हैं। और मोदी जी के जीतने का मतलब ये था कि वो ही संस्कृति को आगे बढ़ाना। और मोदी जी के जीतने के बाद जो 10 साल गए हैं, उसने गार्डियन अखबार के वो लेखक को सच्चा साबित कर दिया है। 10 साल के बाद अनेक प्रकार के अनेक सेक्टरों में सुधार भी हुए हैं और सेक्टर को गति भी मिली। हर सेक्टर का साइज और स्केल अनेक गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कभी कोई विचार नहीं कर सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आए और कोई तैयारी के बगैर कोरोना का प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा भारत करे, इसका कोई सोच नहीं सकता था। उस वक्त मैं गृह मंत्री था, मोदी जी के साथ काम करता था। दुनिया भर के पंडित जब कोरोना आया तब अपने देश की चिंता करे बगैर वो हमारी चिंता करते थे। उनको लगता था भारत क्या करेगा, और वो सही भी थे, वो गलत नहीं थे, हमारे लिए चिंतित थे। परंतु टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर 130 करोड़ की जनता को टीका देने से लेकर उसको टीके का सर्टिफिकेट देने तक की पूरी प्रक्रिया इस तरह से हुई कि किसी को मालूम ही नहीं हुआ। सबसे कम नुकसान में हम बाहर आ गए। वैक्सीन भी हमारे यहां सबसे पहले बना, क्योंकि वैक्सीन बनने का प्रयास हमारे यहां सबसे पहले हुआ। और दुनिया भर के 100 देशों में वैक्सीन हमने भेजा भी। और हमारा जो उपनिषदों का वाक्य है कि संकुचित विचार नहीं होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे देश को अपना परिवार मानना चाहिए, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानना चाहिए, उसको भी चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी शासन ने किया। मित्रों, जब 2014 में सरकार आई तब कई लोग मानते थे कि एक एक्सपेरिमेंट है नरेंद्र मोदी, मगर मैं आज कह सकता हूं भारत के अब तक के आजादी के बाद के इतिहास में और नजदीक के इतिहास में करीब करीब 150 साल के इतिहास को 3 हिस्सों में भविष्य में बांटा जाएगा। आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत, एक हिस्सा। दूसरा इमरजेंसी के आपातकाल के बाद का भारत और आपातकाल के पहले का भारत। और तीसरा मोदी के पहले का भारत और मोदी के बाद का भारत। कोई भी इतिहासकार कितना भी क्रूर होगा, कितना भी
बायस होगा, मगर ये 3 डिवीजनों को वो पार नहीं कर पाएगा, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि अंततोगत्वा उसको भी स्वीकृति की चाह होती है। तो सबने इस तरह से इतिहास को लिखना ही पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी कर्मठता से, अपने विजन से, अपने साफ हृदय से, परिश्रम की पराकाष्ठा कर कर अपने देश का नेतृत्व करता है, तो इतिहास इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इतिहास को उसको देखना ही पड़ता है, इसकी नोट लेनी ही पड़ती है। मित्रों, जो मैं अंत में कहूंगा, ऐसा तय कर आया था, वो बात मैं पहले बता देता हूं। आगे मैं बताऊंगा मोदी जी के ये 10 साल में क्या क्या हुआ, हर क्षेत्र में कैसे सुधार हुए। परंतु सबसे पहले मैं जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मोदी जी की, वो बताना चाहता हूं। मैंने आजादी की 25वीं सालगिरह भी देखी है, 50वीं भी देखी है और 75वीं भी देखी है। 50वीं भी देखी है, 75वीं भी देखी है। 25वीं को मैंने 75वीं मनाने का जब शुरुआत हुआ, तब उसको हम स्टडी कर रहे थे। ये 50 साल में अंतर देखिए। आजादी की 25वीं सालगिरह मतलब सिल्वर जुबली जब मनाए, तब स्कूलों में कार्यक्रम हुए, पंचायतों में हुए, सरकारी भवनों में हुए और दूसरे दिन से देश चलने लगा। 50 साल बनाए, तब भी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव हुआ, संसद में एक प्रस्ताव हुआ और देश चलने लगा। और 75 साल बनाए, तब कोरोना होने के बावजूद देश में 8 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए। और पूरे कार्यक्रम की डिजाइन मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी था, मैं वो कमेटी का चेयरमैन भी था। मोदी जी ने हर पल इसकी चिंता करी कि हमारी युवा पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का लंबा इतिहास 1857 से 1947 तक का 90 साल का संघर्ष नई पीढ़ी के ध्यान में आना चाहिए। आजादी के गुमनाम नायकों को देश के इतिहास में स्पेस मिलना चाहिए। 75 साल में किसी भी कालखंड में देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, उसको देश ने गौरव के साथ याद करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, 75 से 100 की यात्रा मतलब 2047 15 अगस्त तक भारत को कैसा बनाएंगे, इसका संकल्प लेना चाहिए। और उन्होंने देश की जनता के सामने रखा कि 2047 में भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा। दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर, हर सेक्टर के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा। और तीसरा, हम विकास के साथ साथ विरासत को भी सेंटर पॉइंट में लेकर आएंगे। और मित्रों, एक प्रधानमंत्री ने लिया हुआ संकल्प आज मैं देख रहा हूं 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना है और देश 2047 की यात्रा की ओर चल पड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो नहीं हूंगा उस वक्त, परंतु अमृतकाल जब समाप्त होगा, 2047 आएगी, भारत के युवाओं की अमाप शक्ति दुनिया में देश को नंबर 1 पर पहुंचा देगी। 130 करोड़ की जनता में एक सामूहिक हीन भाव था, सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर 130 करोड़ की आबादी संकल्प लेकर देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए निकलती है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती। और मित्रों,
विकास को उन्होंने जन आंदोलन बनाया। विकास कभी सरकार की फाइलों में इधर उधर घूमता रहता था। विकास की भूख को उन्होंने व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में प्रत्यारोपित किया और विकास की ये भूख से देश के विकास को दिशा देने का काम करा। अगर 130 करोड़ लोग एक कदम चलते हैं तो देखने में तो ऐसा लगता है कि एक कदम चले हैं, मगर 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक साथ एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। इसको नरेंद्र मोदी ने पहचाना और मैं अचंभित हो गया था जब उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई आज कोरोना से देश को बचाने के लिए कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, सिर्फ जनता को अपील की कि आज कोई बाहर नहीं निकलेगा। और मेरे लिए आश्चर्य है कि पूरा भारत रुक गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक उपवास रखने का जो ऐलान किया था, उसके बाद किसी राजनेता के ऐलान को पहली बार जनता का इतना बड़ा प्रतिसाद मैंने मिलते हुए देखा। और कोरोना के सामने हमारी सफल लड़ाई का रहस्य मुझे कई लोगों ने पूछा है। मैंने सबको कहा है कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती थी, भारत में कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकारें, 130 करोड़ लोग सब एक साथ लगते थे। कुछ हमारे देश के ही साथी घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा क्या, पुष्प वर्षा से कोरोना चला जाएगा क्या, मखौल उड़ाते थे। उनको सामूहिकता की ताकत मालूम नहीं पड़ती। दिया प्रगटाने से कोरोना नहीं जाता है, मगर दिया प्रगटाने से हर व्यक्ति सजग होता है कि मुझे कोरोना के खिलाफ लड़ना है, मेरे देश को बचाना है। घंटी बजाने से कोरोना नहीं जाता है, मगर जब पूरा देश घंटी बजाता है तो एक अजीब प्रकार की जन जागृति एक महामारी के खिलाफ लड़ने की, जिनको जनता के नेतृत्व करने का शास्त्र मालूम नहीं है, सिर्फ अखबार पढ़कर नेतृत्व करते हैं और अखबार में नाम छपाकर नेतृत्व करते हैं, वो लोग कभी भी ये कला को नहीं जान पाएंगे जो नरेंद्र मोदी ने आत्मसात करी। मित्रों, मैं मोदी जी को 1980 से जानता हूं और 80 से लेकर आज तक जो भी मोदी जी के लिए बोलता है वो ये 10 साल का जिक्र करता बोलता है, मगर ये 10 साल ऐसे नहीं जाते। कोई बहुत लिबरल होगा तो 10 साल के पहले मोदी जी के मुख्यमंत्री के काल को देखकर 2002 से देखेगा, मगर 2001 से 2025 इसको देखने के पहले इसके पहले के 40 साल देखने हैं। मैंने मोदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते कभी स्कूटर पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी एसटी में बैठकर, गरीब से गरीब घर के अंदर बैठकर खाना खाते हुए देखा है, इसकी तकलीफों को पूछते हुए देखा है। उसके बाद में जब गुजरात में मौका मिला तब वो तकलीफों को योजनाओं में बदलते हुए भी मैंने देखा है, और जब देश भर में मौका मिला तब गुजरात छोड़कर पूरे भारत के अंदर जो संवेदनशीलता से तकलीफों को सुना था, वो पूरी तकलीफों को दूर करने का रोड मैप बन गए। अथाह परिश्रम, सेल्फलेस व्यक्ति है। इनके लिए एक शब्द स्वामी रामदास ने किया था, वैसे तो शिवाजी महाराज के लिए किया था। जब शिवाजी महाराज और रामदास जी का संवाद हुआ
तब उन्होंने पूछा कि राजा कैसा होना चाहिए, तो जो जमाना था वो जमाना की व्याख्या की थी। मोदी जी ने तो राजा की व्याख्या सेवक के नाम से करी। उस जमाने की व्याख्या थी कि राजा स्वामी होता है, मगर उपभोग शून्य स्वामी बनना चाहिए। प्रजा के पैसे का अपने लिए जरा भी उपयोग न करने वाला स्वामी, प्रजा के लिए जीने वाला स्वामी और प्रजा के लिए ही काम करने वाला उपभोग शून्य स्वामी, एक कल्पना स्वामी रामदास ने दी थी। और मैंने यहां पर अनेक नए इनिशिएटिव लेते वक्त हर इनिशिएटिव के सेंटर में या तो देश था या देश का नागरिक था। ना वोट बैंक थी, ना कुछ था। हर निर्णय के वक्त कड़े से कड़े सुधारों को चुनाव जीतने की संभावनाओं का छेद उड़ाते हुए उन्होंने कड़े सुधारों को किया। जनता ने भी स्वीकारा और बार बार चुना भी। 40 साल के बाद कोई आदमी तीसरी बार, एक नेता इस देश का प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बना। तो एक प्रकार से लेखक ने लिखा है मोदीज डिकेट, मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मोदी जी के ये 10 साल आने वाले 25 साल की नींव है, हमारे अमृत काल की नींव है। और ये 35 साल का संपुट भारत देश को विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर ले जाएगा, उसका मुझे पूरा भरोसा है। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के लोगों के जो आत्मविश्वास जगा है, वो आत्मविश्वास का जवाब किसी के पास नहीं। एक जमाने में 130 करोड़ की आबादी बोझ मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को एक प्रकार से उन्होंने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और 130 करोड़ का मार्केट दुनिया को उपलब्ध करा दिया। इस देश का मार्केट कभी 130 करोड़ का नहीं था, क्योंकि 60 करोड़ लोग तो ऐसे थे जिनके परचेसिंग पावर ही नहीं था। वो 60 करोड़ गरीबों को एक ही डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर मोदी जी ने घर दिया, घर में गैस दिया, शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा पूरा सरकार ने उठा लिया, 5 किलो अनाज उनको पीने के लिए दिया और खाने के लिए दिया और कई सारी सुविधाएं दे दी। तो जिसके लिए 5-5 पीढ़ी से वो 60 करोड़ लोग संघर्ष करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के संघर्ष को एक दशक के अंदर ही उन्होंने समाप्त कर दिया। अब उसके लिए समस्या है कि मैं करूं क्या। पहले तो रोज खाने के लिए करते थे, 5 किलो अनाज मिल गया, पीने का पानी बाहर से खरीदना पड़ता था, घर में नल आ गया, शौचालय आ गया, इलाज फ्री हो रहा है। अब उसको लगता है मेरे घर में फ्रिज आना चाहिए, मेरे घर में पंखा आना चाहिए, मेरे घर में बाकी सुविधाएं आनी चाहिए। और देखते 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 60 करोड़ का हिस्सा एक बड़े मार्केट में तब्दील करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनकी सारी बेसिक सुविधाएं एक 10 वर्ष के अंदर समाप्त कर दी। मोदी जी चाहे शासन में गुजरात में रहे हो या भारत के प्रधानमंत्री रूप में रहे, हर बार, हर साल एक नया काम और एक नई युग परिवर्तनकारी, एक युग का अंत कर कर नए युग को लाने वाली शुरुआत करी। इन्वेस्टमेंट समिट में 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। 2004 में गांव में 24 कलाक बिजली देने की शुरुआत की। 2005 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। 2007 में वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत की। 2009 में गुणोत्सव शुरू किया। 2010 में खेल महाकुंभ शुरू किया और 2012 में
मुख्यमंत्री अमृतम शुरू किया। और हर चीज के नीचे आप जाएंगे तो पूरे समाज के विकास का खाका की। एक गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचने से शहरों की तरफ की दौड़ भी खत्म हो गई, उनका स्वास्थ्य भी सुधरा, उनकी शिक्षा भी सुधरी और उनके लिए रोजगारी के अनेक काम गांव में ही हो गए। कई बार मुझे विचार आता है कि 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? क्या कोई करना नहीं चाहता होगा? ना, ऐसा नहीं है। 75 साल तक जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, उनका बैकग्राउंड कॉमन मैन का नहीं था, उनका देश की समस्याओं को समझने का इतना बड़ा यात्रा नहीं था। इसके कारण ये परिवर्तन हुआ और उन्होंने ढेर सारे काम ऐसे किए कि पूरी दुनिया ने अपने आप को, पूरी दुनिया के देशों ने इनकी सिद्धियों को एक्नॉलेज किया। आज देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसको 16 देश के, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, ऐसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान हुए हैं। नरेंद्र मोदी एकमात्र। 16 देश जब स्वीकार करते हैं कि बड़ा नेता है जिन्होंने हमारे देश के जीवन में भी बदलाव किया है, तब जाकर इस स्वीकृति जो होती है इसकी व्याख्या हो जाती। जन भागीदारी से, जन भागीदारी को जन आंदोलन बनाने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री, मैं अभी सफाई कॉलोनी में जाकर आया हूं। मैं महात्मा गांधी के बाद सफाई करने वाला पहला नेता, देश में सफाई का नाम बोलने वाला पहला नेता नरेंद्र मोदी है। और मैं अखबार का नाम देना नहीं चाहता, काफी लोगों के मुंह या इधर उधर हो जाएंगे, मगर 15 अगस्त पे जब उन्होंने कहा कि मैं हर घर में शौचालय बनाऊंगा, तो अखबार ने कहा था, 2 अखबारों ने लिखा था, यही बाकी रह गया था कि लाल किले से कोई प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात करेगा। जो लुटियन में रहते हैं, इसको टॉयलेट का अर्थ मालूम नहीं है। पूर्वांचल में जाकर एक 16 साल की बच्ची खुले में शौच क्रिया करने जाती है, तब उसकी शर्म का एहसास हम लोगों को नहीं है। ये नरेंद्र मोदी को था। आज 13 करोड़ घरों के अंदर शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी। जब 12 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर देते हैं, तब हंसते हैं कि सिलेंडर इस जमाने में, जिनके घर में धुएं से, चूल्हे से खाना पकता है और खाना पकाने वाली माता का फेफड़ा फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाता है, उसको मालूम पड़ेगा कि चूल्हे ने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन किया है। इस देश में 20,000 गांव ऐसे थे, 75 साल के बाद बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। आज देश का हर घर बिजली से युक्त हुआ है। यहां जो मीमांसा करते हैं, उनको ये सारी चीजों का मूल्य शायद ही समझ में आएगा। और ऐसी तो कई सारी योजनाएं हैं जिन्होंने लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया, सबको विकास की यात्रा में जोड़ा। जिसका घर 8 घंटे धुएं से भरा रहता हो, वो देश का नहीं सोच सकता। जिसके पास अपने स्वास्थ्य की ही व्यवस्था ना हो, वो देश के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर सकता। जिस बच्ची के पास टॉयलेट ही ना हो, वो बच्ची कलेक्टर या डीडीओ बनने का स्वप्न नहीं देख सकती है। इतनी बड़ी आबादी को हमने उनके भाग्य पर छोड़ा था। और 2014 में मोदी जी के आने के बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए और वो परिवर्तनों ने देश को आगे बढ़ाया। एक 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग
गरीबी रेखा के बाहर आए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बने, शौचालय बने। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर मिला। 15 करोड़ से लोगों के घर में पहली बार नल से जल पहुंचा, फ्लोराइड विहीन पीने का पानी मिला। 54 करोड़ लोगों को, परिवारों को बैंक का अकाउंट मिला। और कोरोना जैसी आफत से भी हम मुक्त हो गए। इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी है। आज विश्व के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। विश्व के 46 टाइम। और हमारे यहां, मैं आज भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूं, सब्जी बेचने वाली आती है, वो मेरी पत्नी को पूछती है, भाभी जी मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल से दे दो ना। तब आश्चर्य लगता है, अच्छा भी लगता है। 7 दशकों से कश्मीर की प्रश्न को उलझाकर रखा था। धारा 370 के लिए संघर्ष करते थे। एक ही 10 साल में 370 समाप्त कर 2 करोड़ 80 लाख लोग कश्मीर में टूरिज्म में जाते हैं। 33 साल के बाद कश्मीर में नाइट शो थिएटर चालू होता है। और 33 साल के बाद कश्मीर में ताजिया भी निकलता है। चंद्रयान और स्पार्डेक्स ऐसे मिशन हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ये यही 10 साल में हुआ। और जब चंद्रमा के साउथ पोल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाता है, तो शिव शक्ति पर देश दुनिया भर से 1 करोड़ से ज्यादा सर्च होते हैं। तब मालूम पड़ता है कि भारत की ताकत कितनी बड़ी है। ये शिव शक्ति क्या है, दुनिया में लोग ढूंढने लगे जब हमने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट। अटल जी देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर रखकर गए थे। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, 11वें नंबर पर संभाल कर रखा। 10 साल उनको भी मिले, 11 से 10 नंबर भी नहीं हुआ। और मोदी जी का बड़ा मजाक बनाया जाता था, देश की इकोनॉमी का क्या होगा। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला दिया। और इतने बड़े सांभ्रांत वर्ग अभी ताली बजाकर आनंद व्यक्त करता है। आपकी अपेक्षा है, भूख बहुत कम है। लिख कर रखिएगा, 2027 में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। यह परिवर्तन भी हमने करा है। 10 साल में से 8 साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने। रिकॉर्ड एफडीआई यही 10 साल में आया। और G20 में जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, आज उनका पुण्यतिथि भी है, महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक होकर फूल चढ़ाते हैं, पूरे देश को मन में बड़ा गौरव होता है कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी का सम्मान कर रही है। मित्रों, ये भी ये 10 साल के अंदर ही हुआ। ये 10 साल के पहले इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से जाना जाता था, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है। ये 10 साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये 3 नासूर हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर दिए थे। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। मोदी जी ने 10 साल में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने की इतनी नीतियां बनाई कि आज पूरी दुनिया भारत के अंदर उत्पादन करने के लिए लालायित हो गई है। नीतियों में स्पष्टता है, नीतियां सातत्यपूर्ण है और नीतियां लंबे कालखंड की भी है।
पॉलिसी पैरालिसिस हुआ ऐसा कहने वाले देश के अंदर आज ये परिवर्तन आया है और फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 पर पहुंचाने का काम भी इस 10 साल के अंदर ही है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन का देश माना जाता था, आज G20 में सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश भारत है। ये परिवर्तन यही 10 साल में हुआ और सबसे बड़ी बात हुई कि भारत के गौरव का पुनर्जागरण किया। हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, मैं जब 2010 में यहां पर आया तब मेरे कमरे में, गुजरात भवन में रहता था, मेरे कमरे पर आए थे। आज वो नहीं रहे, मेरे अच्छे मित्र भी थे, मेरे मार्गदर्शक भी थे। तब मेरी हिंदी बरोबर नहीं थी तो एक हिंदी अखबार के पहले पेज का गुजराती में अनुवाद हर रोज एक बार करता था, मेरी हिंदी ठीक करने के लिए। अचानक वो आए तो मैं तो वो काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अमित इतनी मेहनत कर रहे हो, अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? मैं को क्यों सीखूं मैं अंग्रेजी? मैं हिंदी सीखूंगा, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, जानता हूं, सुन लेता हूं। जिसको मुझे सुनना है वो हिंदी सीखेगा। और आज देश की भाषाओं को प्रस्तावित करने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। विश्व के बड़े से बड़े मंच पर जाकर जब मोदी जी हिंदी में भाषण देते हैं, 130 करोड़ भारतीयों की छाती गज गज फूल जाती। भारत कभी कोई भाषा का विरोध नहीं करता, मगर भाषा बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। भाषा ये अभिव्यक्ति है। भाषा और आईक्यू का कोई लेन देन नहीं है। आपके विचार की अभिव्यक्ति भाषा है और भाषा के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आया। ऐसे पंगु समाज कभी दुनिया में बड़े नहीं हो सकते हैं और इस विश्वास को नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पर उतारा। 550 साल से राम मंदिर का नाम लेते हुए सब डरते थे, हम तो सालों से लेते थे, मगर पूर्ण संवैधानिक तरीके से राम मंदिर समस्या का समाधान भी ढूंढा, राम मंदिर भी बनाया और देश में एक भी दंगा भी नहीं हुआ। ये भी नरेंद्र मोदी के शासन में। काशी तमिल संगमम, इसके माध्यम से कुछ नेता आज कह रहे हैं कि दक्षिण को अन्याय हो रहा है, दक्षिण को अलग कर दो। कुछ पार्टियों के नेता कहते हैं दक्षिण को अलग देश बना दो। भाई काफी काट दिया, आपका समय था तब 1/3 हिंदुस्तान काट दिया आपने, अब कब तक काटोगे? देश को एक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और दुनिया भर में गुलामी के कालखंड में चोरी कर कर विदेश गई हुई हमारी सांस्कृतिक धरोहर 350 से ज्यादा मूर्तियों को भारत में वापस लाने का काम भी नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय मैनस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा 5 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को उन्होंने जोड़ने का काम किया, संरक्षित करने का काम किया और पीएम विकास के माध्यम से हमारे ट्रेडिशनल मार्केट को भी बढ़ाने का काम किया। इसके साथ चंद्रयान 4, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और स्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में एक 25 साल का रोड मैप भी यही 10 साल में तैयार हुआ। डिजिटल इंडिया और जैम के माध्यम से सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले हम देश बने और मोदी जी ने जो नारा दिया था, विरासत भी विकास भी, हमारी संस्कृति पर हम गौरव करेंगे, मन को खुला रखेंगे, दुनिया भर की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे और देश को नंबर 1 बनाएंगे। हमारा पुरातन था, इससे हम शर्म नहीं करेंगे। गुलामी की मानसिकता से पूर्णतया मुक्ति लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी 10 साल में खादी के सेल में 400% की वृद्धि हुई है।
टॉय के एक्सपोर्ट्स में 500% की वृद्धि हुई, आयात में 1000% की कटौती हुई है। और दीपावली के दिन 3.75 लाख करोड़ की मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी हमारे घर में खरीदने की शुरुआत हुई है। ये परिवर्तन भी ये 10 साल के अंदर आया है। हमारे 3 क्रिमिनल लॉ 1860 से बने थे, जिसका इस देश की मिट्टी से, इस देश की रिक्वायरमेंट से और इस देश के स्वभाव से कोई लेन देन नहीं था। ये तीनों को बदलकर नए क्रिमिनल लॉ लाने का काम भी इसी 10 साल के अंदर हुआ। 2000 अप्रचलित कानून जो अंग्रेजों के जमाने में थे, उसको समाप्त कर दिए। 39,000 कॉम्प्लायंस को समाप्त कर दिया। मैं पहली बार एमएलए बना तब मेरे घर पर सबसे ज्यादा लोग आते थे तो पानी मांगने के लिए नहीं आते थे, वो कम इनकम है इसका सर्टिफिकेट लेने के आते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश का नागरिक क्यों झूठ करे बोलेगा, उन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था कर दी। बच्चे का पिता ही कहेगा कि मैं मेरी इनकम कम है तो कर दो सर्टिफाइड। ये नए युग की शुरुआत है। और मित्रों, पहली बार मातृशक्ति का 33% आरक्षण देश की विधानसभाओं में और लोकसभा में यही हुआ। जय जवान जय किसान के साथ ये दोनों के महत्व को जरा भी कम करे बगैर जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को टॉप पर ले जाने का काम किया। और कई सारी इमर्जिंग इकोनॉमी को गति देने वाली गतिविधियों को भारत उसका फाउंडर कंट्री बने, इसके लिए काम किया। चाहे ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, अंतरिक्ष हो, डिफेंस का उत्पादन हो, ये सारी चीजें, सेमीकंडक्टर हो, आने वाले 25 साल तक भारत को आर्थिक रूप से गतिविधि देने का काम किया। और कई सारे बदलाव हुए। आज भारत विश्व में 60%, 60% और हर 2 में से 1 वैक्सीन अगर कोई सप्लाई करता है तो हमारा भारत करता है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है 10 साल में। मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आज विश्व में दूसरा नंबर हुआ है। और ढेर सारे नए डिफेंस प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार उसमें किए। इसका परिणाम है कि 9 चीजें ऐसी है जिसमें भारत विश्व में 1 नंबर है, 11 चीजें ऐसी है जिसमें भारत विश्व में दूसरे नंबर है और 9 चीजें ऐसी है जिसमें भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आया है। पहला, दूसरा, तीसरा मिलकर 2014 में 5 चीजें भी नहीं थी। ये जो मैंने कहा ना, साइज और स्केल दोनों का परिवर्तन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली सरकार की लेगेसी से बाहर आकर एक भी आरोप बगैर 11 साल तक नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है। विपक्ष भी एक भी आरोप नहीं लगा। और भारत के गौरव को, भारत के युवाओं को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। जिस प्रकार से स्टार्टअप बढ़े हैं वो बताता है कि हमने भारत के युवाओं का आत्मविश्वास जगा। इसीलिए पूरा विश्व इंडियाज मोमेंट की बात करता है। और भारत में भविष्य देखने वाले दुनिया के देश बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये 10 साल के साथ साथ
एक लंबा रोड मैप भी मोदी जी ने दिया है। 2025 में भारत का पहला क्रू मिशन गगनयान, 27 तक तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 30 तक $206 बिलियन ईवी मार्केट का टारगेट, 300 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी का टारगेट 2030 तक 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्यांक, 2035 तक विश्व में अंतरिक्ष स्पेस में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना, 2040 पर मैन ऑन मून चंद्रमा का पर मनुष्य पहुंचाने का मिशन, और 2047 में पूर्ण रूप से विकसित भारत का विजन। ये 10 वर्ष के नींव डालने का ये कार्यक्रम 25 साल बाद हमारे आजादी के लिए बलिदान देने वाले हमारे आजादी के शूरवीरों ने जो कल्पना करी थी, वो कल्पना का भारत होगा। हम पूर्ण रूप से विकसित भी होंगे, दुनिया में भारत का दबदबा भी होगा, और पूर्ण रूप से भारतीय भी होंगे। इसका गारंटी नरेंद्र मोदी के इस 10 साल ने निश्चित किया। और नरेंद्र मोदी के 10 साल, ये पूरा विश्व भले 10 साल के रूप में देखा, मैंने ऊपर से देखा है सभी आर्टिकलों को, वो 10 साल को ही देख सकते हैं। जो वट वृक्ष का एक बीज होता है, उसको किसान ही जान सकता है कि वट वृक्ष का आयुष्य 500 साल का होता है, और उसका जीवन भी 500 साल का होता है, और सबसे बड़ा वृक्ष विश्व में कोई है तो वट वृक्ष है। ये 10 साल भारत के लिए वट वृक्ष के बीज के समान है। आने वाली सदियों तक यहीं से पैर रखकर महान भारत की रचना होने वाली है। और विवेकानंद और श्री अरविंद ने जो कल्पना देखी थी कि भारत माता पोताने अपने संपूर्ण तेज के साथ दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़ी होगी, वो दिन जरूर आएगा। शायद हम हो न हो, मगर ये प्रक्रिया का हम हिस्सा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत गौरव है, और ये मोदी जी के 10 साल ने किया है। आप सभी का धन्यवाद, वंदे मातरम।